साल 2002 में हुए गुजरात में दंगों को लेकर के बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के पिछले दिनों खूब विवाद हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे, जिसकी चर्चा सरकार से लेकर विपक्ष ने की थी और विपक्ष इसको लेकर हमलावर भी था। वहीं कुछ संगठनों ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने की मांग कर दी थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन अब इसी बीबीसी के दफ्तरों में अब छापेमारी शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई है कि दिल्ली और मुंबई के बीबीसी के दफ्तरों में आयकर ने छापेमारी की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई अधिकारी सुबह होते ही इन दफ्तरों में पहुंचे और वहां पर मौजूद कर्मचारियों से उन्होंने जाने के लिए कह दिया। इस दौरान ये भी बात सामने आई है कि सभी कंप्यूटर्स और जो उनके हार्ड डिस्क हैं उनके पासवर्ड्स भी ले लिए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों को ऑफिस छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा बात यह भी कही जा रही है कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं। इन मोबाइल फ़ोन से डाटा रिकवर करने की भी कोशिश की जाएगी और तमाम जो कम्युनिकेशन हुआ है इन मोबाइल के माध्यम से उनको भी खंगाला जाएगा। वहीं सिस्टम्स में भी ये देखा जाएगा कि कितनी आय और कितनी जो व्यय किया गया है और इनके आय के सोर्सेस क्या हैं। और इस पूरे मामले की जानकारी लंदन के हेड ऑफिस में जो कि बीबीसी का है वहां पर जानकारी इनकम टैक्स ने पहले ही दे दी है। और दिल्ली और मुंबई में हुए छापेमारी की सबसे पहले सूचना ANI के माध्यम से दी गई और ये कहा गया कि सूत्रों के मुताबिक ये खबर ऐसी है कि आयकर यहाँ पर दफ्तरों में सर्वे और सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले बीबीसी ने विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसको लेकर विवाद हुआ था। कई कॉलेजेस में इस डॉक्यूमेंट्री के दिखाए जाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें JNU भी शामिल है, जहां पर यह आरोप लगाया था छात्रों ने कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण जब किया जा रहा था तो JNU प्रशासन ने वहां पर बिजली काट दी, जिसके बाद लैपटॉप में ही ये डॉक्यूमेंट्री पूरे कॉलेज के कैंपस में दिखाई गई। इसके अलावा कोलकाता, चेन्नई और अन्य कॉलेजेस में भी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद हुआ था। वहीं एक समूह ऐसा भी था जो सुप्रीम कोर्ट इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया था याचिका में कि इस डॉक्यूमेंट्री से भारत और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करे। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को तमाम प्लेटफॉर्म में बैन कर दिया गया था। यहाँ हम JPC की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विपक्ष ने सरकार पर यह आरोप लगाए थे कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। आज जब ये छापेमारी शुरू हुई है और इसकी खबर जैसे ही सामने आई है, कांग्रेस ने ट्वीट करके सरकार पर आरोप लगाया है कि देश में एक अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है। इस डॉक्यूमेंट्री के विवाद के बाद बीबीसी की तरफ से कोई पक्ष तो नहीं आया था, लेकिन आज जिस तरह से कार्रवाई हुई है, आयकर की टीम जिस तरह से दोनों दफ्तरों में पहुंची है, उसके बाद एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि बीबीसी पर यह कार्रवाई क्या डॉक्यूमेंट्री की वजह से की गई है या कोई और कारण है। ये पहली बार हुआ है कि बीबीसी में किसी एक एजेंसी ने कार्रवाई की है, वो भी आयकर ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके भाई और भाभी को पार्टी में शामिल करने के इरादे से धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन विफल रही और अब वह उनके परिवार को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। CBI और ED द्वारा गिरफ्तारी का भय दिखाकर TMC नेताओं को धमकाने के लिए उन्होंने भाजपा और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर जमकर निशाना साधा और कहा, मेरे भाई और भाभी को धमकी दी गई है और भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन वे दबाव की रणनीति के आगे नहीं झुके। बनर्जी की टिप्पणी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोलकाता की एक कंपनी के परिसरों में 1 करोड़ 40 लाख रुपए नकद जब्त करने की पृष्ठभूमि में आई है और एजेंसियों का दावा है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति की पहचान की है जो कथित रूप से कोयले की तस्करी से अर्जित एक मंत्री की अवैध नकदी को संभाल रहा था। तब से अधिकारी बनर्जी के परिवार के सदस्यों के साथ मंजीत की तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं। बनर्जी ने कहा, भाजपा सोचती है कि वह जो चाहे वो कर सकती है क्योंकि ED और CBI उसके सहयोगी हैं, लेकिन वह नहीं जानती कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर किसी को भी डराया नहीं जा सकता है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में एक बार फिर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा
और जस्टिस JB पादरीवाला की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर इस मामले में कोर्ट जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करना चाहता है तो हमें यानी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। यानी अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार भी जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी के गठन को राजी हो गई है। सरकार कमेटी के सदस्यों के नाम बुधवार तक कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपेगी। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस दौरान सरकार इस मामले पर अपनी दलीलों की सूचीबद्ध सारणी याचिकाकर्ताओं को भी देगी। सरकार ने कोर्ट से दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने को कहा है। अडानी पर हिंडनबर्ग कमेटी पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सेबी और दूसरी नियामक संस्थाएं इस तरह के हालात से निपटने में पूरी तरह समर्थ और सक्षम है, लेकिन कोर्ट अगर अपनी ओर से कोई कमेटी का गठन करता है तो भी सरकार को ऐतराज नहीं है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि बुधवार तक सरकार बताए कि कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल शुक्रवार तक सुनवाई टाल दी गई है। केंद्र सरकार कमेटी के गठन को तैयार हो गई है। यह कमेटी सुझाव देगी कि मौजूदा नियामक व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए, साथ ही निवेशकों के हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विशाल तिवारी और एडवोकेट ML शर्मा ने याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच कराए जाने की मांग की है। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने कहा कि यह मामला राष्ट्र की साख से जुड़ा है, ऐसे में हिंडनबर्ग ग्रुप के खिलाफ जांच की जाए। याचिका में शीर्ष अदालत से रिटायर जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाने की मांग रखी है। इसके साथ ही अडानी हिंडनबर्ग विवाद में शॉर्ट सेलिंग की साजिश का भी आरोप लगाया है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल बदले जाने को लेकर कहा कि उन्हें 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी मिल गई थी। नीतीश कुमार ने सवाल उठाया कि पिछले 25 साल से कोई भी राज्यपाल अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे इसकी सूचना दी थी। अमित शाह ने ही मुझे गवर्नर बदलने के बारे में बताया था। इसके बाद राज्यपाल फागू चौहान से बातचीत हुई। पिछले 25 साल से कोई राज्यपाल अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर रहा है। गौरतलब है, फागू चौहान की जगह राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आने वाली बाढ़ को लेकर के भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नेपाल की नदियों से बिहार में बाढ़ आती है। नेपाल सरकार अगर हम लोगों की बात मान लेती है तो उत्तर बिहार बाढ़ से बेहद कम प्रभावित होता। उन्होंने कहा कि हम लोग नेपाल के अधिकारियों से कहते रहे हैं कि पानी को नेपाल में नियंत्रित कीजिए, इससे आपका ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नेपाल का पानी बिहार में नहीं आए, इसको लेकर भारत सरकार भी कार्य करने को काफी पहले से तैयार थी। वर्ष 2002 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने काम करवाया था। हम लोग इसको लेकर तभी से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक नेपाल में कोई काम नहीं हुआ है। जितना जल्द यह काम पूरा होगा उतना ही बिहार के लिए अच्छा होगा।